हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्की डोनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में। 11th क्लास का हम कोर्स स्टार्ट किया था हमने अकाउंटेंसी का, जिसमें हमारे चल रहा है सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी की लेखा शास्त्र के परिचय में हम पढ़ रहे थे किस तरीके से जनरल एंट्रीज की जाती है। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज के हमने गोल्डन रूल्स पढ़ लिए, हमें टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़ लिए, अब हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे। अब आज अपन इन्हीं अकाउंटेंसी के अंदर इन्हीं जनरल एंट्रीज के अंदर सीखेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, यानी उधार के जो लेन देन होते हैं वो कैसे होते हैं। अभी तक जो आपने ट्रांजेक्शन्स पढ़े थे, जो लेन देन आपने अभी तक पढ़ रखे हैं, वो लेन देन जो थे एक्चुअल में नगद के लेन देन हमने ज़्यादातर पढ़े। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते क्या हैं पहले तो उसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन? तो आज का हमारा पूरा टॉपिक होने वाला है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जिसे हिंदी में हम कहेंगे उधार के लेन देन। ठीक है, उधार लेन देन। व्यवसाय हम चला रहे हैं, व्यवसाय में नॉर्मली देखा गया है कि सारे लेन देन जो हम करते हैं वो कभी भी नगद में नहीं किए जाते, यानी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन अपन कैश में करें। ठीक है, बिजनेस चलाना हमें कई बार पैसा होता है, कई बार पैसा नहीं होता, पैसा हमें रोटेट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो कैश की जगह उधार में करते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई मशीन खरीदनी है तो मैंने उधार में मशीन खरीद ली, उसको बोला 2 या 3 महीने पैसे दे दूंगा। मुझे माल खरीदना, मैंने माल खरीद लिया, गुड्स परचेस कर लिया उधार में। मुझे माल बेचना है तो कई बार हमारे पास ऐसे ग्राहक भी आते हैं जो कहते हैं साहब नगद नहीं, उधार में माल चाहिए, तो हमें उधार में बेचना भी पड़ता है अगर आपको अच्छे कस्टमर जोड़ने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बिजनेस में जरूरी नहीं कि सारे लेन देन नगद में हो, अगर उधार में लेन देन होते हैं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमेशा आपको पार्टी का नाम दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा? पार्टी का नाम। ठीक है, तो इससे पहले कि अपन पार्टीज के नाम के ऊपर पहुंचे, मैं आपको 2 चीजें पहले क्लियर करवा दूं। हमारे पास 2 तरीके के पक्षकार होते हैं बिजनेस में, 2 तरीके के हमारे पास में पार्टीज होंगी। एक पार्टी होगी जिसे हम बोलेंगे डेटर्स, देनदार, और एक पार्टी होगी जिसे हम बोलेंगे क्रेडिटर्स, लेनदार। तो पहले इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस समझिए। तो एक्चुअल में डेटर्स कौन होते हैं, देनदार कौन होते हैं, डेटर्स, और क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वैसे लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा बताया था, वापस एक बार थोड़ा डिस्कस कराता हूँ। डेटर्स वो पार्टीज होती है, वो लेनदार होते हैं जिनको हम उधार में माल बेचते हैं। यानी मैंने जिस भी पार्टी को उधार में माल बेचा है, उधार में, ध्यान दीजिएगा, नगद में बेचने पर तो कहीं पार्टी का नाम आएगा ही नहीं हमारी बुक्स में, हम भूल जाते हैं पार्टी को, नहीं, हम तो कहते हैं कैश आ रही है, ठीक है कैश पर ट्रांजेक्शन कर लीजिए। तो पार्टीज का नाम कहाँ आता है, किन लेन देन में आता है? उधार के अगर आप लेन देन करते हो तो वहां पर हमारी पार्टीज का नाम आता है। तो पार्टीज कौन कौन सी हो सकती है? पार्टीज हमारे पास मेनली 2 ही तरीके की पार्टीज होगी, एक तो वो जो हमसे पैसे मांगता है और दूसरे वो जिनसे हम पैसा मांगते हैं। ठीक है, तो हमने कहा हम बिजनेस के अंदर उधार में जिन लोगों को माल बेचते हैं उन सबको मिला के मैं क्या बोलता हूँ, ये हमारे डेटर्स हो गए। सपोज कीजिए मैंने राम को माल बेचा, तो राम मेरे लिए क्या बन जाएगा, डेटर। मैंने उधार में माल बेचा है ना, तो मैंने उसको उधार में माल बेचा तो मैं उससे पैसे मांगता हूँ, यानी कि राम कौन है, राम मेरे लिए पैसे देने वाला पक्षकार है, यानी जो मुझे अमाउंट पे करेगा, जो मुझे पैसे देगा, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, देनदार। और जो मुझसे पैसे मांगता है या जो मुझसे पैसे लेगा वो मेरे लिए बन जाएगा लेनदार। डेटर्स को इंग्लिश में कहते हैं अपन देनदार, क्या बोलते हैं, देनदार। और क्रेडिटर्स को हम बोलते हैं लेनदार। ठीक है, डेटर्स हमारे लिए एसेट्स मानी जाती है, संपत्ति मानी जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को उधार में माल बेचा है। डेटर्स कौन होते हैं? वो पार्टीज जिनको हमने उधार में माल बेचा, यानी मैंने राम को उधार में माल बेचा तो राम मेरे लिए क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। ठीक है, तो वो पार्टीज डेटर्स कौन होते हैं? द पार्टीज टू होम वी सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, यानी वह पक्षकार जिन्हें व्यवसाय द्वारा उधार माल बेचा गया हो, तो मैंने अगर किसी को उधार में माल बेचा है तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये डेटर्स आपके लिए या तो एसेट्स हो सकती है, जो डेटर्स और क्रेडिटर्स की बात कर रहा है ना, ये एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है बिजनेस के लिए। तो डेटर्स बिजनेस के लिए हमेशा एसेट्स मानी जाती है, ये हमारे लिए हमेशा क्या माने जाएंगे, एसेट्स, यानी ये हमारे लिए संपत्ति बन गए। क्यों संपत्ति बन गए? क्योंकि हम इनसे पैसा मांगते हैं तो मेरा इनके ऊपर अधिकार है। हर वो चीज जिसके ऊपर आपका अधिकार होगा वो आपके लिए एसेट्स मानी जाएगी। ठीक है,
तो मैंने राम को माल बेचा, मैं जब चाहे तब राम को पकड़ सकता हूँ कि चल उधार में माल बेचा था उस टाइम याद है, चल पैसा निकाल। तो वो क्या बोलेगा, क्या मना कर सकता है, नहीं कर सकता। तो मेरा उसके ऊपर अधिकार है, मैं उसको पकड़ सकता हूँ, मैं कहूँगा पैसे निकाल। तो ये हमारे लिए क्या बन गई, संपत्ति बन गई, मेरी एसेट्स है, मेरा उसके ऊपर अधिकार है। ठीक है, तो ये वो पार्टीज होती है डेटर, वो पक्षकार, देनदार वो पक्षकार होते हैं जिन्हें हम उधार में माल बेचते हैं और ये हमारे लिए संपत्ति बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, वो पक्षकार, वो साइड जिनसे हमने उधार में माल खरीदा। मैंने किसी को बेचा तो मेरे लिए डेटर बनेगा, मैंने किसी से खरीदा तो मेरे लिए क्रेडिटर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स। तो हम कह सकते हैं कि क्रेडिटर हमारे लिए कौन हो गए, द पार्टीज टू होम या फ्रॉम होम, द पार्टीज फ्रॉम whom we purchase the goods। शब्द आया परचेज और यहाँ क्या था, सोल्ड। परचेज द गुड्स आर नोन एज क्रेडिटर। ठीक है, हिंदी में देखा जाए तो वह पक्षकार जिनसे व्यवसाय ने यानी हमने व्यवसाय द्वारा माल उधार क्रय किया जाए, उधार क्रय किया जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा मैंने विवेक से उधार में माल खरीदा, तो विवेक से उधार में मैंने माल खरीदा है, तो ये विवेक जो है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लेने वाला, वो मुझसे पैसा लेगा, है ना। और मैंने राम को उधार में माल बेचा तो राम मेरे लिए क्या बन जाएगा, डेटर, यानी वो मुझे पैसा देगा। तो दो ही पक्षकार हो सकते हैं, या तो डेटर हो सकते हैं या क्रेडिटर्स हो सकते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी मानी जाएगी, दायित्व है ये हमारा, ये हमारे लिए क्या बन जाएंगे, लाइबिलिटी यानी दायित्व। क्यों दायित्व बन जाता बताइए। दायित्व के डेफिनेशन हम अगर देखें तो दायित्व के डेफिनेशन में होता है कि वो पक्षकार जिनको भुगतान करना बाकी है या फिर जिनको पेमेंट करना बाकी होता है, भुगतान करना बाकी होता है, वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स बन जाते हैं। तो मैंने विवेक से माल खरीदा तो मुझे विवेक को पेमेंट करना है, पेमेंट करना बाकी है अभी तक, तो ये हमारे लिए क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई, दायित्व है मेरा कि मैं उसको पे करूंगा। तो इस तरीके से हमारे पास में दो पक्षकार हो जाते हैं, एक डेटर और एक क्रेडिटर्स। तो वापस सुनिएगा, डेटर्स वो पक्षकार जिन्हें हम उधार में माल बेचते हैं और क्रेडिटर्स वो पक्षकार जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर क्वेश्चन में कहीं पर पार्टी का नाम नहीं लिखे तो हम उस दशा में वहां पर डेटर्स और क्रेडिटर्स शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर नाम लिख दे राम श्याम घनश्याम तब तो उनका नाम आ जाएगा, लेकिन नाम नहीं लिखा अगर क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसे होंगे, हमें क्या पता लगेगा सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो पहला पॉइंट, या तो क्वेश्चन खुद ही बोल देगा उधार में खरीदा, ध्यान से सुनेगा जो चीज बोल रहा हूँ, या तो क्वेश्चन खुद कहेगा कि हमने इससे उधार में माल खरीदा, या फिर दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी लेन देन में पार्टी का नाम लिखा हुआ जाए। मैंने माल खरीदा, मशीन खरीदी, तो वहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है राम से मशीन खरीदी, तो पार्टी का नाम आ गया, राम से मशीन खरीदी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो मैंने कहा मशीन परचेज फ्रॉम राम। अब इसको ध्यान से देखना, राम से मशीन खरीदी, कितने की, 1 लाख रुपए की, हमने लिख दिया आगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या कहीं पार्टी का नाम आ गया, यस नाम आ गया। तो मैंने क्या बोला, अगर कभी क्वेश्चन में किसी भी पक्षकार का नाम आ जाए और आगे नगद नहीं लिखा हुआ हो, कैश कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि नगद में खरीदा, तो हम ये मानेंगे ये उधार का लेन देन है। तो उधार का लेन देन होते, यानी अगर कभी भी पार्टी का नाम आ जाए ना, जैसे नाम आगे नाम आते तो हमारा दिमाग सीधा यहाँ जाना चाहिए, अच्छा ये उधार का लेन देन हो सकता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आगे लिख दे कि राम से क्रय की तथा नगद भुगतान किया, तो इसका मतलब क्या हम कैश पे कर रहे हैं, यस। अगर हम कैश पे कर रहे हैं तो नगद लेन देन होगा, उधार लेन देन वो नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी उधार का कोई लेन देन होगा तो हमेशा पक्षकारों के नाम वहां पर लिखे जाएंगे, नगद तो जाएगी नहीं हमारे यहाँ से, तो हम क्या कहेंगे वहां पर कि नगद तो नहीं गई, तो उस पार्टी के नाम से हम एक अकाउंट ओपन कर देंगे। जैसे राम से खरीदा, उधार का लेन देन है, तो राम के एक नाम से एक अकाउंट खोल देंगे, तो हम कहेंगे राम का खाता खोल दिया हमने। ठीक है, लेकिन ये नगद लेन देन होगा तो राम का खाता क्यों खोलेंगे हम,
भाई राम, किसी न किसी से हम खरीदते ही हैं। मशीन खरीदी मैंने, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस समझाता हूँ। एक तो ये लेन देन है, अगर मैं यही बोल दूँ मशीन खरीदी और आगे लिख दिए 1 लाख रुपए और सिर्फ इतना लिखे कल इंग्लिश में मशीन परचेज, तो मुझे बताओ क्या कहीं पर भी पार्टी का नाम आया है क्या? इस पूरे लेन देन में कहीं पर भी पार्टी का नाम नहीं आया, तो इस दशा में हम मानेंगे कि ये लेन देन नगद का है, कैश जा रही है यहाँ से। क्योंकि जब पार्टी का नाम नहीं लिखे तो हमें क्या मानना है कि नगद लेन देन होगा, और जब पार्टी का नाम लिख दे तो पहले तो सोचना है उधार का लेन देन है क्योंकि पार्टी का नाम आ गया, और अगर उसके साथ नगद लिख दे, इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं कहा मशीन परचेज फ्रॉम राम इन कैश, राम से हमने नगद में खरीदा, तो फिर ये नगद का लेन देन होगा। ऐसा में तो जब सिर्फ पार्टी का नाम लिखे और कैश नहीं हो तो इस दशा में हम एंट्री करेंगे नगद उधार का लेन देन मानकर, ठीक है। तो अब देखिए इसको मिटा देता हूँ। तो ये हमारा एक उधार का लेन देन हो गया। अब मैंने कहा जब भी कोई आप एंट्री करोगे तो आपको दो चीज़ें ढूंढनी है, सबसे पहले कौन कौन सी दो चीज़ें अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमने मशीन खरीदी राम से, है ना, तो दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? पहली चीज तो उधार का लेन देन है, उधार का लेन देन होते ही तो पार्टी का नाम आ जाएगा। तो मैंने कहा एक तो हमारे पास में अकाउंट खुल जाएगा राम का, तो मैंने कहा राम के अकाउंट, एक तो अकाउंट हो गया राम का। दूसरा हमने मशीन खरीदी तो बिजनेस में मशीन आ रही है, तो दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा? मशीन का। आ रहा है समझ में? मशीन का अकाउंट। तो हमने कहा इस लेन देन में क्या कम से कम दो चीजें कौन कौन सी इफेक्ट हो रही है? एक तो मशीन, दूसरा यहाँ पर पार्टी का नाम लिख दिया और नगद लेन देन नहीं है तो पार्टी के नाम से खाता खुलेगा। अब हम देखते हैं दोनों खाते कौन से होते हैं। मशीन जो है वो होता है हमारे पास में रियल अकाउंट, यानी कि वस्तुगत खाता, और राम जो है किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित जो भी खाते होंगे वो सब व्यक्तिगत खाते होंगे, पर्सनल अकाउंट होंगे। तो राम जो है वो हमारे पास में है पर्सनल अकाउंट, यानी कि व्यक्तिगत खाता। इन चीज़ों को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, डेटा ऑफ क्रेडिटर्स को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बताइए खाते पता चल गए कौन कौन से, तो खाते के नियम इस पर अप्लाई कर दो। तो मैंने कहा मशीन रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है? जो भी वस्तु बिजनेस में आती है उसे डेबिट करो। द थिंग्स विच कम्स इनटू द बिजनेस विल बी डेबिटेड एंड द थिंग्स विच गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस विल बी क्रेडिटेड। जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। तो हमने मशीन खरीदी तो मशीन आ रही है ना, खरीदी हमने, बेची नहीं है। बेचते तो मशीन जाती, खरीदी तो मशीन आ रही है मतलब मशीन कम्स इन, ठीक है, और कम्स इन इसलिए उसको क्या करेंगे? डेबिट। फिर बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? व्यक्तिगत खाते का नियम वो पर्सन से रिलेटेड होता है। वो कहेगा या तो पार्टी जो होगी सामने वाली, हमें खुद का नहीं सोचना, हमेशा सामने वाली पार्टी का देखना होता है कि सामने वाली जो पार्टी है वो देने वाला है या लेने वाला है, पाने वाला है या देने वाला है, ठीक है, रिसीवर है या गिवर है, बस दो चीज़ें देखनी है। तो हमने कहा राम से हमने माल खरीदा तो राम ने मुझे मशीन दी है, तो राम पाने वाला है या देने वाला है? राम तो देने वाला हो गया, गिवर है ना, उसने मुझे दिया ना, तो गिवर है। और गिवर को हमेशा क्या करते हैं? रिसीवर ऑलवेज विल बी डेबिटेड एंड गिवर ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड। तो ये राम कौन हो गया हमारे पास यहाँ पर? गिवर हो गया, गिवर यानी कि देने वाला, और देने वाले को हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। आया समझ में? तो अब हमारी जनरल एंट्री बन गई। क्या जनरल एंट्री बनी? मशीन खरीदी, मशीन आई, इसलिए क्या करो? डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, और हमने उधार में लेन देन किया तो उस दशा में पार्टी का नाम आ जाएगा टू राम्स अकाउंट। यही लेन देन अगर नगद में होता, कैश में होता, तो हम यहाँ पर राम का अकाउंट ही ओपन नहीं करते, हम क्या लिखते? कैश लिखते इसकी जगह। तो ये होते हैं हमारे उधार के लेन देन। तो देखिए वापस एक बार रिवाइज करें, उधार का लेन देन कैश कब होगा, कैसे पता चलेगा हमें उधार का लेन देन है? तो सबसे पहले चीज़ पार्टी का नाम आ जाए, नगद नहीं है उसके साथ में, नगद होते ही तो देखो कैश लेन देन हो जाएगा, कैश लेन देन यानी कि नगद का व्यवहार हो जाएगा, उस दशा में पार्टी का नाम यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर अपन। दूसरा मैं एक लेन देन लिख रहा हूं, हमने इस बार मशीन नहीं खरीदी मिटा रहा हूं इसको मैं, लिखते रहे साथ साथ में लेन देन को आप। अब मैंने कहा आपको फर्नीचर परचेज किया मैंने, फर्नीचर परचेज। अच्छा ध्यान देना, हम यहाँ परचेज करें तो परचेज का अकाउंट ओपन नहीं करना है। जब आप गुड्स परचेज करते हो ना, माल खरीदते हो, तो परचेज का खाता ओपन होता है।
संपत्ति या एसेट्स खरीदने पर एसेट्स के नाम से खाता खोलते हैं अपन। तो कई बच्चे कहते हैं सर हमने खरीदा है इसलिए परचेज अकाउंट आएगा, परचेज अकाउंट नहीं आएगा। परचेज तो केवल गुड्स परचेज करने पर ओपन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी क्लियर करते जाएं। तो फर्नीचर परचेज ऑफ ₹50,000 फ्रॉम एक्स। अब देखो हमने लिखा एक्स से 50,000 रुपये का फर्नीचर क्रय किया गया। अब ध्यान से इस लेन देन को देखिए। तो पहली चीज तो उधार का लेन देन है या नहीं वो हमें पता लगाना। तो हमने कहा भी पहले तो ढूंढो पार्टी का नाम है क्या। हमने कहा यस पार्टी का नाम है। पार्टी का क्या नाम आ गया यहाँ पर एक्स, ठीक है। क्योंकि देखो अगर यहाँ लिख देता ना कि उधार में खरीदा तब तो कोई डाउट ही नहीं आता, तब तो हमें पता क्वेश्चन खुद ही कह रहा उधार में खरीदा है ना, क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा, तो अब हमें समझना पड़ेगा ना कि नगद लेन देन है कि उधार है। तो मैंने आपको बता रखा नगद लेन देन होने पर तो कैश क्लियर लिखेगा, है ना। उधार लेन देन है, उधार लेन देन होने पर हमें देखना है कि जब भी पार्टी का नाम आ जाए तो उधार का लेन देन हो सकता है। हमने कहा यस। तो क्या आगे कहीं पर भी नगद लिखा है क्या, कैश में किया क्या है, नहीं लिखा ना। तो हमें मानना है पार्टी का नाम आ गया तो उधार का लेन देन, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री करनी है अपने को। जनरल एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले एंट्रीज करते वक्त दो साइड कौन कौन से अफेक्ट हो रही है हमें वो पता होना चाहिए। हमने कहा हमने फर्नीचर खरीदा तो एक तो हमने कहा उधार का लेन देन और पार्टी का नाम तो आएगा ही आएगा। तो हमने कहा भाई एक्स का अकाउंट आ जाएगा एक तो। दूसरा हमने कहा फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। तो दूसरा हमारे पास खाता खुल जाएगा किसका, फर्नीचर का। तो अब हमने कहा हमारे पास में दो लेन देन हो गए, दो अकाउंट हमने ओपन कर दिए। पहला अकाउंट फर्नीचर का अकाउंट, दूसरा अकाउंट एक्स का अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर संपत्ति से संबंधित होता है। तो हमने कहा जो भी चीज संपत्ति से संबंधित होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट यानी कि वस्तुगत खाता। तो संपत्तियों से संबंधित समस्त खाते कौन से होते हैं, वस्तुगत खाते, रियल अकाउंट। और किसी व्यक्ति के संबंध में कोई खाता होता है तो वो हमारा होता है व्यक्तिगत खाता। हमने कहा एक्स का जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, वो है पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इनके ऊपर इनके रूल्स लगाते हैं। रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, रियल अकाउंट का नियम कहता है, वस्तुगत खाते का नियम कहता है जो वस्तु व्यवसाय में आती है उसे डेबिट करो और जो जाती है उसे क्रेडिट करो। बताओ फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है, हमने खरीदा है, खरीदा तो हमारे पास फर्नीचर आया, फर्नीचर आया इसलिए हम फर्नीचर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो फर्नीचर कम्स इन इसलिए इसको क्या करना है, डेबिट, क्योंकि आया। फिर बात करते हैं व्यक्तिगत खाते के नियम की। व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट करो एंड देने वाले को क्रेडिट करो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मैंने एक्स से फर्नीचर खरीदा तो एक्स जो है वो पाने वाला है या देने वाला है, देने वाला है, गिवर है, गिवर है तो हम एक्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पर देखिए ये कौन हो गया, ये हो गया गिवर, गिवर को हमेशा क्या करना है, क्रेडिट करना है, सिंपल। तो फर्नीचर आया तो हमने एंट्री कर दी, इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, सो सिंपल। तो एंट्रीज करना बहुत इजी है, आपको ट्रांजेक्शन्स को अच्छे से समझना होगा, ठीक है। और लेन देन देखते हैं हम इसके बारे में, उतारना है सारे लेन देन आपको। अगला एक लेन देन देखते हैं। मैंने कहा फर्नीचर बेचा, अब हमने, है ना, फर्नीचर सोल्ड ऑफ ₹1 लाख टू रीना। फ्रेंड्स हमारा ये थोड़ा वीडियो थोड़ा करप्ट हो गया था तो इस ट्रांजेक्शन को वापस देखते अपन। हमने अगला लेन देन देखा, फर्नीचर बेचा है, सोल्ड किया है ना, बेचा तो हमारे पास में फर्नीचर सोल्ड ऑफ ₹1 लाख टू रीना, हमने रीना को फर्नीचर बेचा। तो सबसे पहले तो ये ढूंढना है इसके अंदर कि क्या ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार का लेन देन है। तो हमने कहा ये उधार का लेन देन है, क्यों, क्योंकि पार्टी का नाम आ गया और कहीं पर भी नगद नहीं लिखा हुआ है ना। तो इस दशा में हम ये मानेंगे कि हमारा ये जो लेन देन होगा वो कैसा लेन देन होगा, हमारे पास में उधार का लेन देन होगा, ठीक है। हमने कहा उधार का लेन देन, तो दो साइड ढूंढिए कौन कौन सी इफेक्ट हो रही है। तो एक तो हमने कहा फर्नीचर का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, दूसरा हमने कहा रीना का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है।
फर्नीचर रियल एसेट्स होती है, सॉरी एसेट्स होती है, एसेट्स से रिलेटेड सारे खाते रियल अकाउंट होते हैं, यानी कि संपत्ति से संबंधित जो भी अकाउंट होते हैं रियल अकाउंट होते हैं। और हमने कहा रीना कौन है, रीना व्यक्ति है, व्यक्ति के संबंध में जो खाते होंगे वो कौन से होंगे, व्यक्तिगत खाते या फिर पर्सनल अकाउंट होंगे, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर रियल अकाउंट का रूल लगाया, तो हमने कहा इस बार हम फर्नीचर बेच रहे हैं, तो जब मैं फर्नीचर बेचूंगा तो फर्नीचर आएगा या जाएगा, जाएगा। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जो भी चीज बिजनेस में आती है उसे डेबिट करो और जो चीज बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करो। हमने कहा फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो फर्नीचर जा रहा है यानी गोज आउट, इसलिए हम फर्नीचर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। दूसरा हमने कहा रियल अकाउंट, सॉरी रीना जो है वो कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है। व्यक्तिगत खाते का नियम क्या कहता है, व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमने कहा रीना को हमने फर्नीचर बेचा, तो रीना हमेशा खुद का नहीं सोचना, उसका सोचना है सामने वाली पार्टी का, है ना, कि जिसको आप, जिसके साथ आप लेन देन कर रहे हो वो पाने वाला है या देने वाला है। हमने कहा रीना को मैंने फर्नीचर बेचा, तो रीना को जब मैं फर्नीचर बेचूंगा तो रीना रिसीवर हो जाएगी, भाई फर्नीचर रीना के पास जा रहा है, रीना रिसीव कर रही है, तो रीना रिसीवर हो गई, पाने वाली हो गई, और पाने वाले को हमेशा डेबिट किया जाता है। तो हमने कहा हमारी एंट्री हो गई, पाने वाले को डेबिट करो यानी रीनाज अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा, फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर हमारे साथ हमारे यहाँ से गया, ठीक है। तो यहाँ तक फटाफट उतार लो, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो अब हम गुड्स के बारे में बात करें। ध्यान दीजिएगा, आप जब एसेट खरीदते हो ना तो कभी भी हम सेल्स और परचेज का अकाउंट ओपन नहीं करते। मैंने आपको बता रखा है सिर्फ गुड्स परचेज करने पर परचेज का अकाउंट ओपन होगा, गुड्स सेल करने पर सेल्स का अकाउंट ओपन होगा, लेकिन एसेट्स बेचने और खरीदने पर हमेशा एसेट्स का नाम आता है, कभी भी परचेज और सेल्स का अकाउंट हम ओपन नहीं करते, ठीक है। तो अब हम कुछ एंट्रीज परचेज और सेल्स की भी करते हैं। तो आई होप आपने यहाँ तक उतारा होगा। अब हम एंट्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है, मैंने कहा राम से 1 लाख रुपए का माल क्रय किया। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑफ रुपीज 1 लाख। तो सबसे पहले तो जब भी पार्टी का नाम आ जाए, इसमें नाम आ गया, वापस किसका नाम आ गया, राम का, तो ये ढूंढना है कि क्या ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्या ये उधार का लेन देन है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, अगर नाम आ जाए और नाम के साथ कहीं पर भी नगद नहीं लिखा हुआ हो, कैश नहीं लिखा हुआ हो, तो हमें ये मानना है कि ये उधार का लेन देन है। देखिए मैं इसके बाद में आपको 2 ट्रांजेक्शन कराऊंगा जिसमें आपको उधार की भी लेन देन बताऊंगा और कैश का भी बताऊंगा, तो उन दोनों को हम साथ में मिक्स करेंगे। बट पहले आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझो, कैश हम समझ चुके हैं, अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन को आप समझिए, ठीक है। तो चलिए हमने कहा अभी हमने गुड्स परचेज किया, और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप बिजनेस में गुड्स परचेज करोगे तो गुड्स परचेज करने पर परचेज का अकाउंट ओपन होता है। हमने माल खरीदा है ना, तो हमने कहा एक अकाउंट तो पता चल गया हमें, कौन सा, माल परचेज किया, गुड्स परचेज किया। तो जब गुड्स परचेज करते तो हम परचेज का ही अकाउंट ओपन करते हैं, क्रय का खाता खोलते हैं हम, ठीक है। मैंने कहा दूसरा पक्षकार क्या होगा, दूसरा पक्षकार यहाँ पर देखिए, एक तो माल खरीदा और दूसरा किससे खरीदा, राम से, तो दूसरा हमारा खाता कौन आ जाएगा, राम का अकाउंट आ जाएगा। तो हमने कहा यहाँ पर दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया, राम्स अकाउंट। जब भी आप किसी नाम के साथ अकाउंट जोड़ते हो तो आपको बीच में कोमा करके एस लगाना होता है। तो आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं ये कैसे खाते होते हैं। परचेज अकाउंट जो है ना वो रियल अकाउंट होता है, क्यों, क्योंकि परचेज जब हम माल खरीदते हैं तो इसमें वस्तु इन्वॉल्व है, माल इन्वॉल्व है, वस्तु और संपत्ति के संबंध में सारे खाते हमेशा रियल अकाउंट होते हैं। कौन से अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, यानी कि वस्तुगत खाते, वस्तुगत खाता, ठीक है। फिर हमने कहा राम, व्यक्ति का नाम आ गया, और व्यक्ति का नाम आते ही तो हमें पता हो कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट, यानी कि व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता, समझ गए। तो हमने ये पता लगा लिया कि किस तरीके का खाता है, और ये पता चलते ही तो हमें इन खातों के नियम अप्लाई कर देने इसके ऊपर, जो हमारे रूल्स होते हैं। रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, जब भी वस्तु आती है व्यवसाय में तो उसे डेबिट करो। तो बताइए मैं जब गुड्स परचेज करता हूँ तो वस्तु आएगी ना,
थिंग्स आएगी हमारे बिजनेस में, तो जो भी चीज़ बिजनेस में आती है यानी कि कम्स इन आती है उसे क्या करो, डेबिट। फिर बात करते हैं राम कैसा है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अब हमें सोचना राम कौन है, पाने वाला है या देने वाला है, रिसीवर है या फिर गिवर है। तो मैंने राम से गुड्स खरीदा है ना, तो मैंने खरीदा तो पाने वाला तो मैं हूँ, तो मुझे अपना नहीं सोचना, मुझे उस सामने वाली पार्टी का देखना हमेशा, है ना। तो राम मेरे लिए कौन हो गया, पाने वाला या देने वाला, देने वाला। मैंने माल खरीदा तो उसने मुझे माल दिया ना, तो वो कौन हो गया, देने वाला यानी कि गिवर। क्या हो गया, देने वाला यानी कि गिवर। और गिवर को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। समझ गए। तो पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। यहाँ ये देने वाला हो गया और यहाँ पर हमारे पास में वस्तु बिजनेस में आ रही है तो हम इसको डेबिट करेंगे। तो पता चल गया परचेज को क्या करना है, डेबिट, और राम के अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। तो क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा, टू राम्स अकाउंट। समझ गए। कितने का माल खरीदा, 1 लाख का, तो आगे अमाउंट लिख दीजिए आप, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, बहुत अच्छी एंट्रीज है। तो जैसे हमने परचेज की भी कर ली एक ट्रांजेक्शन, अपन सेल्स का भी कर लेते हैं, उतार लें आप इसको। अगला लेन देन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिख रहा हूँ, शाम को 50,000 रुपये का माल बेचा, 50,000 रुपये का माल बेचा यानी विक्रय किया। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑफ ₹50,000। तो वापस बताइए सबसे पहले तो क्या ये ट्रांजेक्शन उधार का लेन देन है, हमने कहा हो सकता है क्योंकि पार्टी का नाम आ गया। अब हो सकता है तो इसको कंफर्म भी करना पड़ेगा। हमने कहा पार्टी का नाम आ गया, शाम का, इसका मतलब हो सकता है उधार है। अब हमने इसको पूरे को पढ़ा तो हमें पता चला नगद कहीं नहीं लिखा हुआ है, कैश कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि शाम से 50,000 रुपये का माल नगद खरीदा, सॉरी नगद बेचा। तो कहीं ये नहीं लिखा हो कि हमने जो माल बेचा वो नगद में बेचा। तो जब नगद शब्द नहीं आए, कैश शब्द नहीं आए, तो हमें मानना है ये लेन देन कैसा है, उधार का लेन देन है। ठीक है, तो हमने कहा उधार के लेन देन में वापस बताओ दो साइड कौन कौन से इफेक्ट होगी, ढूंढना है सबसे पहले तो। अच्छा, जब भी वर्ड आ जाए गुड्स सोल्ड तो हमें एक अकाउंट फिक्स है जो ओपन कर देना, सेल्स का अकाउंट, ये तो फिक्स आएगा। तो देखिए दो चीजें नोटिस कर लीजिएगा, जब भी गुड्स परचेज लिख दे तो हमेशा हमें परचेज अकाउंट ओपन करना होता है। कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट। और जब भी वर्ड बोल दे गुड्स सोल्ड, ध्यान दीजिएगा मैं बात कर रहा हूँ गुड्स की, ये शब्द आने चाहिए। अगर मैं फर्नीचर परचेज लिख दूँ तो हम परचेज का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, हम फर्नीचर का अकाउंट ओपन करेंगे। लेकिन जब गुड्स परचेज बोल दे तो परचेज का अकाउंट ओपन होगा, और जब गुड्स सोल्ड बोल दे तो सेल्स का अकाउंट ओपन होगा, है ना। तो इन चीज़ों को याद रखें आप, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाए, जनरेट करना ईजी हो जाए। हमने कहा गुड्स सोल्ड लिख दिया तो सेल्स का तो अकाउंट आ गया। अब मैंने कहा उधार का लेन देन है तो पार्टी का नाम आएगा। पार्टी यहाँ पर क्या है, श्याम है, तो हमने कहा श्याम का नाम लिख दो, श्याम से अकाउंट। अब हमने कहा श्याम कौन है, व्यक्ति है, व्यक्ति के संबंध में जो भी खाते होते हैं वो सब कौन से होते हैं, व्यक्तिगत खाते, व्यक्तिगत खाता, और इंग्लिश में से कहा जाए तो क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। सेल्स जो है, सेल्स में हमेशा क्या इन्वॉल्व है, माल इन्वॉल्व है ना। तो माल से संबंधित जो भी खाते होते हैं वो सब वस्तुगत खाते होते हैं, यानी कि रियल अकाउंट होते हैं। तो वस्तुगत खाता होगा हमारे लिए क्या, सेल्स का अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। अब जब ये पता चल गया कौन सा खाता है तो इनके ऊपर इनके रूल्स अप्लाई कर दो। व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब बताइए जरा, श्याम जो है वो पाने वाला है या देने वाला है। हमने शाम को माल बेचा है, क्या क्या हमने शाम को माल बेचा, तो मैं अगर शाम को माल बेचूंगा तो शाम रिसीवर हो गया, उसको माल रिसीव हो रहा है। तो शाम रिसीवर है या गिवर है, रिसीवर है, पाने वाला है, और पाने वाले को तो हमेशा डेबिट करते हैं। हमने कहा भाई शाम कौन हो गया, पाने वाला, यानी कि रिसीवर, रिसीवर, इसलिए इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो पाने वाले को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, पाने वाले को डेबिट करो। ठीक है, फिर हमने कहा सेल्स अकाउंट वस्तुगत खाता है, वस्तुगत खाते पे वस्तुगत खाते का नियम अप्लाई कीजिए।
वस्तुगत खाते का नियम, रियल अकाउंट का नियम कहता है जो भी वस्तु व्यवसाय में आती है तो डेबिट करो और जो वस्तु व्यवसाय से जाती है तो क्रेडिट करो। तो हम जब माल बेचते हैं तो व्यवसाय में वस्तु आ नहीं रही है, जा रही है। तो थिंग्स क्या हो रही है, जा रही है हमारे यहाँ से। जो भी चीज़ बिजनेस से जाती है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमने कहा सेल्स करते हैं तो माल जाता है, गोज आउट, और जो चीज़ बिजनेस से जाती है गोज आउट, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। हो गई हमारी जनरल एंट्री। क्या एंट्री हो जाएगी बताइए, जनरल एंट्री हो जाएगी, शाम को तो डेबिट करना है तो एंट्री करेंगे शाम अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। जब भी गुड्स सोल्ड लिखा हुआ आ जाए तो सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होती है। सेल्स का जो खाता है वो हमेशा क्रेडिट ही होता है। किसी भी कंडीशन में सेल्स का खाता डेबिट नहीं हो सकता, बट परचेज हो सकता है, कभी डेबिट हो और कभी क्रेडिट हो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ट्रांजेक्शन थे। हमने एसेट्स खरीद ली, एसेट्स बेच दी, माल खरीद लिया, माल बेच दिया। कुछ ट्रांजेक्शन देखते हैं। जैसे मैंने कहा आपने देखिए शाम को माल बेचा है उधार में, तो कुछ टाइम बाद शाम आपको पैसे भी तो देगा, कैश रिसीव होगी आपको शाम से। इस केस में क्या एंट्री करते हैं, यानी जब हम क्या देख रहे हैं पार्टी का नाम आ जाता तो क्या एंट्रीज होती है ना। तो इसको भी उतार लें। अब नेक्स्ट में कह रहा हूँ आपने शाम को माल बेचा, शाम ने 1 महीने बाद आपको पैसे दे दिए। शाम ने क्या किया, आपको पैसे दे दिए। तो अगला लेन देन हो गया हमारा, शाम से 50,000 रुपये प्राप्त हुए, 50,000 रुपये प्राप्त हुए, कैश रिसीव फ्रॉम शाम, रिसीव फ्रॉम शाम। अब ध्यान दीजिएगा ये उधार का लेन देन नहीं है, अब नगद आ गई, इन्वॉल्व हो गई यहाँ पर। उधार के लेन देन वाला टॉपिक तो यहाँ पर फिनिश हो गया। अब मैंने कहा आपके पास कैश आ रही है, क्या इस केस में भी यानी पार्टी का नाम भी आ सकता है और कैश भी आ सकती है, क्या आ सकती है। इस लेन देन को अगर ध्यान से आप एनालिसिस करें तो हमें क्या पता चलेगा, हमारे पास कैश आ रही है और कौन दे रहा है हमें कैश, शाम दे रहा है। तो हमने कहा यहाँ पर 2 खाते कौन कौन से प्रभावित हो गए। पहला खाता यहाँ पर हमारे पास प्रभावित हो गया कैश का अकाउंट, और दूसरा कौन दे रहा है, कैश, शाम दे रहा है ना। तो हमने कहा 2 खाते कौन कौन से खुल जाएंगे, एक तो कैश का खाता और दूसरा हमने कहा शाम का खाता। तो क्या जरूरी है कि हर बार उधार लेन देन में ही पार्टी का नाम आए। जब आपको कैश मिलेगी तो भी तो हमें बताना पड़ेगा ना कैश किससे मिल रही है, समझ पा रहे हो। अकाउंट जो है ना हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम के बेस पर होता है, ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम, दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर। मैं आपको प्रणालियाँ पढ़ाऊंगा अभी कि हम ये जो भी कर रहे हैं ना सब लिखा हुआ प्रणालियों में, वो कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैं बताते हैं आपको किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, सब चीज़ें। तो मैंने राम का अगर खाता खोल दिया मेरी बुक्स के अंदर, तो मैंने राम को माल बेचा तो हमने उसका एक अकाउंट ओपन कर दिया। अब हमें इसका अकाउंट खत्म भी तो करना है, क्या जिंदगी भर उसका खाता खुला हुआ रहेगा क्या मेरी बुक में, नहीं रहेगा ना। तो मैंने कहा वो ये फ्यूचर में जब आपको पैसे दे देगा तो आप इसका खाता खत्म कर दीजिएगा। क्लियर हुआ पॉइंट। तो जब मैंने इसको माल बेचा था तो मैंने एंट्री करी थी शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मैंने शाम को डेबिट किया और अब देखिए ये शाम आपको पैसे दे रहा है तो इसका खाता खत्म हो जाएगा। तो जब माल बेचा तो डेबिट किया और अभी मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा तो हमारा खाता यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, आपको पैसे अगर किसी पक्षकार से मिलते हैं, पार्टी से मिलते तो भी आपको पार्टी का नाम यहाँ पर यूज लेना होगा। हमें तो सिर्फ इतना देखना 2 साइड कौन कौन से इफेक्ट हो रही है। तो एक तो साइड इफेक्ट हो गई कैश की, दूसरी साइड हो गई शाम की। मैंने कहा कैश जो है वो वस्तु होती, सॉरी संपत्ति होती है, और संपत्ति के संबंध में जो खाते होते हैं वो कौन से होते हैं, रियल अकाउंट, यानी कि वस्तुगत खाते, वस्तुगत खाते। ठीक है, और दूसरा हमारे पास शाम है, शाम के बारे में जो अकाउंट होगा वो तो पर्सनल अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट, यानी कि व्यक्ति के संबंध में जो खाते होते हैं वो कौन से होते हैं, व्यक्तिगत खाते। ठीक है, अब बताइए रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो बताइए जो भी वस्तु व्यवसाय में आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यवसाय से जाती है उसे क्रेडिट करो। द थिंग्स विच कम्स इन बिजनेस विल बी डेबिटेड एंड द थिंग्स विच गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस विल बी क्रेडिटेड। तो जब हमें शाम पैसे देगा तो बताइए कैश आएगी या जाएगी, आएगी। जो भी चीज़ बिजनेस में आती है उसे डेबिट कीजिए। तो हमने कहा बिजनेस में कैश आ रही है तो कम्स इन, इसलिए इसको क्या करेंगे, डेबिट। और फिर हमने कहा शाम कौन है, व्यक्तिगत खाता है, व्यक्तिगत खाते के ऊपर व्यक्तिगत खाते का नियम अप्लाई कीजिए। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। शाम पाने वाला या देने वाला, शाम मुझे पैसे दे रहा है तो वो कौन हो गया यहाँ पर, देने वाला।
ठीक है, गिवर। तो गिवर को हमेशा क्या करते हैं, गिवर को हम करते हैं क्रेडिट। जनरल एंट्री हो गई हमारी, क्या एंट्री हो गई, कैश आई हमारे पास में, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और टू में हमने शाम को पैसे दिए तो क्या लिख दूंगा, टू शाम्स अकाउंट। कैश आ रही इसलिए डेबिट करो, शाम को ने देने वाला, सॉरी पाने वाला, देने वाला, शाम हमें कैश दे रहा है ना, तो देने वाले को हमेशा क्या करो, क्रेडिट। तो ये हो गया हमारा पैसे रिसीव होने पर। एक एंट्री करते हैं पेमेंट करने पर, कि अगर किसी पार्टी को आप पेमेंट करते हो तो क्या एंट्री होती है। तो लगभग आज हमारे यहाँ पर ये टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आप अच्छे से परफेक्ट हो चुके होंगे एंट्रीज करने में। एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन मुझे बताना था, आप धीरे धीरे हमारे स्टैंडर्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो हमारी पास्ट क्लासेस आप जरूर वॉच करें। आज एक बच्चा था जो हमारी क्लास में नया जुड़ा है, जो कह रहा है सर कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा भाई पास्ट क्लासेस देखी, तो बच्चे ने कहा सर नहीं देखी। अब बताओ, जब पास्ट क्लासेस आपने नहीं देखी तो आपको कैसे पता चलेगा कि रियल अकाउंट का जो नियम हम बताते हैं यहाँ पर, जो हम कहते हैं जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, जो जाती है उसे क्रेडिट करो, जब आपको ये पता ही नहीं है तो आप एंट्री कैसे कर लोगे। तो इसलिए आपको वापस कह रहा हूँ, स्टार्टिंग से जिस बच्चे ने जिसने लेट ज्वाइन किया हो, स्टार्टिंग से आप रीड करें, फर्स्ट वीडियो से पढ़ते हुए आए। हमारी क्लासेस 20 से 25 मिनट की होती है, मैक्सिमम 30 मिनट की, इससे ज़्यादा हमारी क्लास नहीं है। अगर आप चाहो तो 6 अभी तक हमारे 7 या 8 वीडियोस ही अपलोड हुए हैं। तो फर्स्ट वीडियो से अगर आप देखना स्टार्ट करो तो लास्ट तक आप सारे वीडियोस सिर्फ एक दिन में देख सकते हो, और इतना कोई टफ नहीं है। अभी से पढ़ लो, सारी चीज़ें अभी से कवर कर लो, क्योंकि फ्यूचर में जाके हमारी क्लासेस वो लेंदी होती जाएंगी, और ये चीज़ें अगर समझ में नहीं आई तो आप आगे की चीज़ कवर ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एक ट्रांजेक्शन देखते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन आज का। राम को 1 लाख रुपए का भुगतान किया, ठीक है। अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख पेड टू राम। अब देखिए, इससे पिछले एग्जाम्पल में हमें पैसे मिल रहे थे किसी पार्टी से, वो हमने लेन देन देखा। अब हम देख रहे हैं लेन देन जहाँ पर हमें मिल नहीं रहे हैं, लेकिन हम पैसे भुगतान कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। ठीक है, जब हम पेमेंट करेंगे तो वापस देखिए दो साइड कौन कौन सी इफेक्ट हो रही है। तो पहली चीज़ तो राम का नाम आ गया, और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ से पेमेंट हो रहा है, कैश जा रही है, और जब कैश जाएगी तो दूसरा खाता हमारे पास कैश का जाएगा। तो हमने कहा एक तो हमारे पास पक्षकार आ गया राम, तो हमने कहा भाई राम का खाता खोल दो। दूसरा हमें पता है नगद जा रही है, तो कैश का खाता खोल दो। ठीक है, तो राम जो है वो पर्सन है, पर्सन से रिलेटेड जो भी खाते होते हैं वो कौन से खाते होते हैं, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते या खाता। और हमने कहा कैश जो है वो संपत्ति से संबंधित है, और संपत्ति से संबंधित जो भी खाते होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, रियल अकाउंट। ठीक है, तो कैश हमारे पास में आ गई। कैश कौन सा खाता हो गया, रियल अकाउंट, यानी कि वस्तुगत खाता। अब इन खातों के नियम लगाते हैं इनके ऊपर। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, व्यक्तिगत खाते का नियम क्या कहता है, जो भी व्यक्ति पाने वाला है उसे डेबिट करो, और जो भी व्यक्ति देने वाला है उसे क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राम जो है वो रिसीवर है या गिवर है। मैं राम को पेमेंट कर रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ राम को। मैंने कहा बिल्ले भाई राम 1 लाख रुपए पकड़, तो राम को पैसे मिल रहे हैं, तो राम रिसीवर हो गया, उसको तो पैसे मिल रहे हैं, पाने वाला हो गया। रिसीवर को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। हमने कहा राम कौन है, राम है रिसीवर, और रिसीवर को हमेशा क्या किया जाएगा, डेबिट। ठीक है, पाने वाले को डेबिट करो। फिर हमने कहा वस्तुगत खाते का नियम क्या कहता है, वस्तुगत खाते का नियम कहता है जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। तो मैं जब राम को पैसे दूंगा तो पैसे आएंगे या जाएंगे, पैसे जाएंगे। तो पैसे आने पर कैश हमेशा डेबिट होती है। देखिए आपकी 70% एंट्रीज तो है ना, इसी से पता चल जाती है। कैश आती है तो डेबिट करो, और कैश जाती है तो क्रेडिट करो, सिंपल सा पॉइंट है। मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ तो कैश आ रही है, जा रही है, जा रही है ना। तो द थिंग्स विच गोज आउट विल बी क्रेडिटेड। जो वस्तु व्यवसाय से जाती है उसे क्या करो, क्रेडिट करो। हो गई जनरल एंट्री। क्या जनरल एंट्री हो जाएगी बताइए फटाफट। एंट्री हो जाएगी हमारी, राम पाने वाला है तो राम्स अकाउंट डेबिट, टू में नगद गई इसलिए क्या लिख दो, टू कैश। कितने रुपए, 1 लाख रुपीज़। मैंने आपको कल शायद नरेशन के बारे में बताया होगा, नहीं बताया तो बताता हूँ। ये जो आप लेन देन करते हो ना,
इस लेन देन के नीचे हमें लिखना होता है कि क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन में, है ना। तो हमें स्टार्टिंग करनी है उसकी बीइंग या फॉर से। बीइंग यानी क्या हुआ वो बता रहे हैं, बीइंग अमाउंट पेड टू राम, बस ये लिखना नरेशन, ठीक है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी कि 1 लाख रुपए दिए या क्या, नॉर्मल सी चीज़ लिख दीजिए। तो ये हो गए हमारे पास में नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स। देखिए अब आपके बेसिक जो ट्रांजेक्शन्स थे, बेसिक जो जनरल एंट्रीज थी वो यहीं तक है। अब हम हाई स्टैंडर्ड की जनरल एंट्रीज पे पहुंचेंगे धीरे धीरे। हम पढ़ेंगे कि क्या 2 लेन देनों को एक साथ लिख सकते हैं, कि क्या अगर 2 से ज़्यादा लेन देन आते तो एंट्रीज किस तरीके से होती है। तो अब धीरे धीरे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपको रेगुलर स्टडी करनी है, एक भी क्लासेस नहीं छोड़नी है। बीच में अगर आपने एक भी क्लासेस मिस करी हो तो आप सारी क्लासेस पढ़ें। जो बच्चे नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं हमारी क्लासेस रिकॉर्ड हो चुकी है, यूट्यूब पे आपको फ्रीली हमारी क्लासेस मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि हमारी क्लास अपलोड हो चुकी है। वैसे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ ग्रुप में, बट अगर कभी इन्फॉर्म नहीं कर पाया तो हमारी क्लास अपलोड हो चुकी है, आपको पता चल जाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हो, आप सबको यहाँ पर अटेंडेंस लगानी है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है अपना नाम। जैसे मैं विक्की हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं लिखूंगा विक्की प्रेजेंट सर, ताकि हमें इससे पता चले कौन कौन बच्चे प्रेजेंट रह रहे हैं। इसके बेस पे आपकी अटेंडेंस हम काउंट करेंगे और अगर आप अटेंड नहीं रहे तो आपके पेरेंट्स को आपकी जो अटेंडेंस है वो एब्सेंट के रूप में बताई जाएगी। तो नहीं पढ़ोगे तो नुकसान आपका है। स्कूल बहुत ही जल्दी ओपन होने वाली है, जब तक स्कूल ओपन नहीं हो तब तक आप रेगुलर स्टडी करें, यहाँ से पढ़ाई खराब नहीं हो आपकी। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी क्लासेस यहाँ पर रेगुलर अपलोड की जाए, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।